हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन सीबीटी 1 का प्रीवियस ईयर पेपर जो ऑफिशियल है 21 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का। इस सीरीज का हम लोग ने शिफ्ट 1 का जो है 32 क्वेश्चन कर चुके थे, जिसमें कि ये क्वेश्चन 32वां है। इसके आगे 75 क्वेश्चंस में जितने भी बचे हैं वो आगे करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये तो हो ही गया है। अगर नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इतना लिखा गया है और इसको इतना, तो ये क्या होगा। ओके, तो चलिए इसको कैसे करें। तो इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए WEARS ये है, तो यहाँ पर W कहाँ, यहाँ है, और ये इसमें तीसरा स्थान पर है, तो यहाँ पर तीसरा स्थान पर क्या है 6। इसका मतलब 6 से स्टार्ट हुआ होगा, तो सभी ऑप्शन 6 से स्टार्ट हुआ है। तो लास्ट का देख लेते हैं, ये क्या है S का क्या है, यहाँ से लास्ट है इसमें, तो इसमें क्या है 5, तो 5 दो ऑप्शन में है। इसका मतलब ये इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों नहीं हो सकता है। उसके बाद R को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए 3 है और इसमें 7 है, तो इसी से पता चल जाएगा कौन सा आंसर होगा। R का यहाँ से ये चौथा, तो यहाँ से ये चौथा 7, इसका मतलब R का 7 है। तो लास्ट में 7 5, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरा करें तभी आंसर आएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट, दी गई वस्तुओं के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। देखिए, इन सबसे क्या आप लोग प्रदर्शित करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाटा को प्रस्तुत करते हैं, है कि नहीं, या कोई आंकड़ा को प्रस्तुत करते हैं। इसमें जिस तरह से दिखाया जाता है कि यहाँ पे गिरता हुआ आंकड़ा दिखाया जा रहा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ आंकड़ा ही भरिएगा। तो ये विश्लेषकी कहलाता है, विश्लेषकी यानी विश्लेषण करते हैं आप लोग इससे। नेक्स्ट, इसमें सभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे जीके और जीएस हो। करंट अफेयर को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि करंट अफेयर जो हम लोग के लिए ये 2018 का पेपर है प्रीवियस ईयर, तो इसका मतलब कि करंट 2018 के पहले का होगा या तो 2018 का होगा, उसके बाद का तो होगा नहीं, है कि नहीं, जो कि अब इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में करंट अफेयर जो होता है साल भर पहले तक का पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा पुराना नहीं पूछता है कि नहीं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि सभी दिन के लिए होते हैं, लाइफ टाइम चलने के लिए, जैसे कि पहला भारत की पहला महिला पायलट, ये सब सभी दिन चलते हैं, भले ही वह करंट हो लेकिन चलता है सभी दिन के लिए। तो उस तरह जो क्वेश्चन आएगा उसको करने का भी कोशिश करेंगे। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, डॉग को रखने का स्थान क्या है, कैनेल। डॉग को जिसमें रखते हैं वो होता है कैनेल। तो टाइगर कहाँ पे रहेगा, मांद में, है कि नहीं, टाइगर मांद में रहेगा। ओके, झोपड़ी में तो रहेगा नहीं, घोंसला में तो चिड़िया रहेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांद। नेक्स्ट, जल द्वारा ऊपर की ओर
लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन तो ईजी है दोस्त, 93% लोग सही किए हैं। देखिए उत्प्लावन बल होगा, उत्प्लावन बल यानी जल जो फोर्स लगाता है किसी वस्तु पर तो वह उत्प्लावन बल होता है। नेक्स्ट, दोस्त अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ पूरा रुककर सॉल्यूशन देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आपकी भला और होगा, उसके साथ साथ मेरी भी भला होगी, है कि नहीं? तो चलिए आगे देखते हैं। उतना हमें ऐड करने आता नहीं है, उतना हमारे क्या कहते हैं प्रचार करना आता नहीं है, जो कि और सब यूट्यूबर बोलते हैं, जैसे पता नहीं एक लाइन में क्या क्या बोल जाते हैं। उस सही आरेख का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, इस फिगर में जो है, इस फिगर को यहाँ पर एडजस्ट किया, यानी ये वाला हिस्सा को रंगा दिया है और ये वाला हिस्सा खाली छोड़ दिया, लेकिन ये त्रिभुज है तो इसको एक चतुर्भुज में बदल दिया है, यानी चार भुजा में। ये 3 भुजा वाला है तो इसे 4 भुजा के अंदर में समेट दिया। तो उसी तरह ये 4 भुजा है कि नहीं, 4 भुजा, तो कहीं ना कहीं इसे पंचभुज में एडजस्ट करेगा। तो पंचभुज कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, ये तो षटभुज हो गया, तो ये नहीं हो सकता है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए मैं 100 भी करा देता हूँ, हालांकि और ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो और भी लग सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए इस हिस्सा को रंगाया है, इसका इस हिस्सा को खाली कर दीजिए, जो रंगाया हुआ था उसको खाली कर देना है, तो और भी इसका कई कारण बन सकते हैं। तो हालांकि यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, जो हमें कारण पकड़ाया जिसके वजह से, है कि नहीं? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्त देखिए पीडीएफ से कराने का तो करा देते हैं, कुछ दोस्त कहते हैं पीडीएफ से कराएगा, लेकिन पीडीएफ से कराने में थोड़ा जो ये है उतनी विजिबल नहीं होती है और ऑफिशियल पीडीएफ मिल नहीं पाता है, इसलिए थोड़ा सा डार्क जो होना चाहिए क्वालिटी उस तरह से होता नहीं है, और इस तरह से फिगर वगैरह सब क्लीन देता नहीं है पीडीएफ में, तो फिर कराने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं यहाँ से कराता हूँ। नेक्स्ट, यदि किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रारंभिक मान से आधा हो जाता है तो चालक का तापन प्रभाव क्या होगा? तो तापन प्रभाव कहने का मतलब हीट बराबर सूत्र जो होता है I² RT, यही तो होता है कि नहीं, I² RT, जहाँ I आपका धारा है, R प्रतिरोध है, T आपका समय है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर प्रतिरोध का मान को आधा कर देना है तो फिर ताप का प्रभाव क्या होगा? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एज्यूम करते हैं, समझिएगा बात को। ओके, I को धारा को 1 मान लेते हैं, 1 एम्पियर मान लेते हैं, R को 2 ओम मान लेते हैं, समय को 5 सेकेंड मान लेते हैं। तो इस हिसाब से हीट यहाँ पर कितना होगा, ताप कितना उत्पन्न होगा? तो I का मान कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, R कितना 2, तो 2, T कितना 5 सेकेंड, तो यहाँ से ये हीट कितना निकल कर आया 10 जूल, ये ना। तो उष्मा यहाँ पर इतना उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर अगर हम करना चाहें कि यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, प्रतिरोध को आधा, तो पहले हमने सब कुछ सेम है लेकिन सिर्फ प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए। अब जो है कि R का मान 2 के जगह पर 1 लेना है, R का मान 2 के जगह पर 1 लेना है, यानी R2 ये R1 माने तो अब जो हीट यहाँ से निकल कर आएगा I² RT, गलती हो गया सॉरी,
आई स्क्वायर आर टी, ये तो I1 अभी भी है, R को आधा कर दिए तो 1 हो गया, और T को 5 अभी भी, तो यहाँ से ये मान कितना निकल कर आया 5, और यहाँ से 10, तो ये अब क्या हुआ, आधा हो गया। ताप पर क्या प्रभाव पड़ा, आधा हो गया, है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधा। नेक्स्ट, कौन सा शीर्ष बॉलीवुड अभिनेता लंबे समय तक कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर रहा। तो ये शाहरुख खान रहा है। ओके, ये करंट अफेयर है 2018 वाला, तो नहीं भी पढ़िएगा चलेगा। अभी कौन है, हमने रिसर्च नहीं किया, आप लोग करके देख लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आए, इसमें पूरा डाटा शो नहीं हो पा रहा है क्योंकि डिस्प्ले थोड़ा छोटी है, उतना बड़ा डिस्प्ले है नहीं जो कि पूरा शो करेगा। तो इस तरह से दिया हुआ है डाटा। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए जो यहाँ पर दिया हुआ है। इसको ए तथा बी दोनों अनुभागों में विद्यार्थी की कुल कितनी संख्या है, विद्यार्थी की कुल कितनी संख्या है। तो अनुभाग तो यहीं तो दिया हुआ है, कुल पूछा है, बस इसको अब इसी डाटा को पकड़नी है और सभी को निकाल लेना है। चलिए यहाँ से मैं डाटा को शो करवाता हूँ, ये है, लिखते चलेंगे, इधर देखिएगा। हालांकि यहीं से जो चाहेंगे जोड़ना तो यहीं से, लेकिन ये थोड़ा छोटा अब छिप जाता है इसलिए लिखना पड़ रहा है, हालांकि नहीं भी लिखते तो काम चल जाता है। देखिए एक और से अनुभाग ए का लिखते हैं 28, 14, 12, यहाँ पर 6, उसके बाद और थोड़ा नीचे देखते हैं क्या है, 64, और है यहाँ पर 64। फिर बी का देखते हैं कितना है, इधर से 55 यहाँ तक है, 55, 17, 12, फिर आगे यहाँ पर कितना है 23। ओके 23। अब सबको ऐड कर लीजिए, दोनों को अलग अलग, या तो एक ही में ऐड कीजिएगा तब पर भी आंसर आएगा। तो हम ऐड अलग तरीके से करेंगे, देखिएगा 2, 1, 3 और 6, 9, यानी इस साइड के संख्या को हटा दें तो इसका मतलब 90 हमें मिला यहाँ पर। ओके 2, 1, 3, 1, 4, 4, 5, 9, यहाँ से भी 90 मिला, सिर्फ इस साइड के संख्या को इकाई अंक पर हटा दिए। इसको हम 20 मान लिए, इसको 14, इसको 60। अब इकाई अंक के स्थान को जोड़ लेते हैं, 8, 4, 12, 6, 18, 4, 22। ओके, फिर इसका 3, 2, 5, 7, 12, 5, 17। तो यहाँ से आ गया आपका 2, 9, 2, 11, ये 7, ये 10। अब इन दोनों का ऐड कीजिए, और नहीं भी कीजिएगा तो काम हो जाएगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 और यहाँ पर 7, 2 और 7, 9, लास्ट में कितना आना चाहिए 9, एक ही ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ना कि आप जोड़कर देखिए 112 और 107 को 219 हो जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कर रहा है, कथन कि एक ट्रैफिक बोर्ड पर लिखा है गति रोमांचित करती है परंतु मार देती है। ठीक, तो धारणा इसका है कि तीव्र चलाइए और रोमांच का अनुभव कीजिए। क्या इसका कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा स्पीड में चलाइए और रोमांच का अनुभव कीजिए? नहीं, यहाँ पर सावधानी और सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर बात कर रही है। जैसे कभी कदार गाड़ी पर पीछे में लिखा हुआ देखेंगे, अगर बिहार से है तो बिहार में प्रायः इस तरह का देखें, लटकले बेटा तक घटकले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये सावधानी बरतने के लिए कह रही है कि पीछे ना लटके, है कि नहीं। तो ये मनसा इसकी नहीं रहती है, और वो भी ट्रैफिक बोर्ड पर लिखा है।
तीव्र गति से भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसमें जुर्माना देने की कहीं चर्चा नहीं हुई है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जुर्माना से कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसमें ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। ओके, तो ना ही 1 ना ही 2 अनुसरण करेगा। नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए पहले आप लोग, फिर मैं कराता हूँ। एक लघु चाप की लंबाई वृत्त की परिधि का 2/9 है। वृत्त के केंद्र द्वारा काटे गए उपकोण के माप ज्ञात करें। ओके, उपकोण का माप ज्ञात करें। तो यहाँ पर 2 चीज की बात हुई है, वृत्त की चाप की लंबाई। क्या इसका फार्मूला आप लोगों को पता है? हो भी सकता है और किसी को नहीं भी होगा। होता है इसका θ/360 पाई r स्क्वायर, यही ना। लंबाई वृत्त की परिधि का 2/9 है। वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि जो होता है 2 पाई r, ये होता है। अब जो क्वेश्चन कर रहा है उस पे चले, तो इसकी ये जो है θ/360 पाई r स्क्वायर, सॉरी दोस्त हमने गलत सूत्र यहाँ पर लिख दिया। ओके, 2 पाई r होता है चाप की लंबाई, 2 पाई r। ओके, बराबर जो है ये 2 पाई r का 2/9, 2/9। ओके, इतना बात ये कह रहा है। तो अब इस यहाँ से कोण निकाल लेना है, दोनों को इक्वल कर दिए, कोण निकाल लेना है। 2 पाई r इधर भी, 2 पाई r इधर भी, दोनों के दोनों कट गए। बचा क्या? इधर θ/360, इधर 2/9। तो ये 9 से कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। 9 से ये 40 बार में। और कुछ कटने वाला है कि नहीं? नहीं कटेगा। तो ये थीटा बराबर क्या होगा? 2 गुने 40। तो थीटा बराबर यहाँ से 80 डिग्री। ओके, सिर्फ लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न था और कुछ था नहीं इसमें। तो नेक्स्ट, देखिए 3 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 21 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा? तो ये सब क्वेश्चन तो बिना देखे ही बनाए मार देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है F बराबर क्या होता है, यानी बल बराबर m a, यही होता है कि नहीं? F बराबर m a। F का मान 21 न्यूटन सब और m का मान 3 केजी। a हमें निकालनी है, यानी a बोले त्वरण यहाँ निकालनी है। सब SI यूनिट में है तो आंसर भी SI यूनिट में आएगा, ठीक नहीं? तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3 से भागा लग जाएगा तो 7। और त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर, 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि इस तरह से कैसे, इस तरह ऑप्शन में है ही नहीं, इस तरह ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या करें? तो ये देखिए 7 मीटर, ये बटे वाला जो चिन्ह है अगर इसको हटा दें तो यहाँ पर ये 2 पर माइनस लग जाता है, ये आपका त्वरण निकल कर आएगा। ओके, तो ये आंसर हो गया। और कुछ को ये भी कंफ्यूजन होता है कि कुछ लोग बराबर में इस तरह समझते हैं कि बराबर होता है 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की, ये हुआ बराबर, ये हुआ आंसर नहीं। बराबर में चाहे इधर रहे चाहे इस साइड रहे, इक्वल तो इक्वल होता है। मेरा कहने का मतलब, अगर आप तराजू वगैरह देखे हैं तो तराजू में बटखरा चाहे
इस साइड रखें चाहे इस साइड रखें, जितना रखिएगा उतने माप देगा, है कि नहीं। वो सहूलियत के हिसाब से आदमी रखते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर रहती है? तो आप लोग को शायद हमारे उम्मीद से रटा होना चाहिए 1/10 सेकेंड, लेकिन ऐसा ऑप्शन में है नहीं। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा 0.1 सेकेंड, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। पौधे में नर प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है, नर प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। तो देखिए ये सब मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है, वर्तिकाग्र, अंडाशय। बाकी बात एक ही ऑप्शन है इसमें, पुंकेसर। जैसे ये अगर आप पुष्प का एक हिस्सा देखे होंगे, ये मोटा वाला कुछ इस प्रकार से जो बना हुआ होगा, यहाँ पर ये अंडाशय वगैरह रहता है। तो ये वर्तिकाग्र है, ये आपका अंडाशय है, और ये जो बीच का हिस्सा ये वर्तिका है कि नहीं। तो ये तो स्त्री केसर का हिस्सा है। किसका है? स्त्री केसर। बात समझ रहे हैं? बाकी बात ये जो अलग से पुष्प में रहता है ऐसा हिस्सा निकला हुआ, तो ये होता है पुंकेसर का हिस्सा, पतला पतला जो रहता है। ये फिलामेंट हो गया, ये आपका परागकोश हो गया, परागकोश। इसी के अंदर होता है परागकण। क्या होता है? परागकण या पोलन ग्रेन, और इसको आप लोग फिलामेंट कहते हैं, या इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। ओके, तो ये आपका जो है पुंकेसर का हिस्सा है, ये पतला वाला। हमने ये पुष्प पर रिलेटेड एक पूरा टॉपिक किया है, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर। नेक्स्ट, कुछ उल्लेखनीय प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? जैसे कहने का मतलब यहाँ पर कोई चालक है, उसमें उल्लेखनीय प्रतिरोध मतलब कि कुछ ना कुछ अवरोधक है, यानी जो कि करंट को रोक रहा है। तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिरोधक जो है, जो उसको रोक रहा है, अंदर से करंट को फॉलो करने के लिए नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होता है? प्रतिरोधक होता है। नेक्स्ट, देखिए बनाइए इस सब क्वेश्चन को। 36 मीटर लंबे एक टावर के शीर्ष का यूनियन कोण जमीन पर खड़े एक व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति से 60 डिग्री पर था। वह इस प्रकार चलती है कि टावर का निचला सिरा उसकी प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति सभी एक समान सीधी रेखा में है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक टावर है, ठीक, जिसकी ऊंचाई 36 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 36 मीटर है। तो जमीन पर खड़े व्यक्ति का प्रारंभिक स्थिति, यानी यहाँ से जो ये पहले यहाँ पर खड़ा था और इस जगह पर जो कोण बन रहा था वह 60 डिग्री बन रहा था, ठीक। लेकिन अंतिम स्थिति वह सीधी रेखा में कुछ दूर और आगे गया तो 30 डिग्री पर हो गया, यानी इधर आगे और गया तो ये जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो पूछ रहा है उसने अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी तय की, यानी पहले यहाँ पर था अब यहाँ पर आ गया, तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी, यानी इसको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ तक की दूरी को y है, तो अब निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका लंब हो गया, मैं बिल्कुल इसको बेसिक से बता रहा हूँ, हालांकि इसका शॉर्टकट भी करा सकता हूँ जो कि 10 सेकंड में आंसर आएगा, लेकिन हो सकता है किसी को समझ में ना आए। यहाँ पर
ये आपका आधार हो गया। लंब और आधार से रिलेटेड कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए tan थीटा, है ना, यानी लंब बटे आधार, यही होता है कि नहीं? तो tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री लेना है। लंब कितना है 36 और आधार कितना है y। तो यहाँ से मैं y की मान फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप लोगों का जवाब होगा कि 1/√3, यही ना, बराबर में 36 बटे y। तो यहाँ से y बराबर क्या निकल कर आएगा 36√3, इतना आया। क्या मेरी बात से सहमत है? ओके, नेक्स्ट आगे देखिए। अब पूरे दूरी को लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को, ठीक, यानी इसका यहाँ से यहाँ तक का तो दूरी आ गया 36√3 और ये बचा x प्लस का। तो ये दूरी टोटल है 36√3 प्लस x। तो ये फिर tan थीटा लगाइए, क्योंकि अब ये वाला दूरी भी आधार ही है। तो tan 30 डिग्री, कितना अब लेना है 23 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप लोगों को पता है ना ये होता है। तो यहाँ पर चलिए नहीं लिखते हैं। तो लंब क्या 36, आधार क्या 36 प्लस 36√3 प्लस x, थोड़ा जगह कम पड़ गया। तो यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना, तो √3, tan 30 डिग्री का मान √3। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 36 बटे 36√3 प्लस x, ये हो जाएगा, है कि नहीं? कहीं हम गलती तो नहीं की होती है? सॉरी दोस्त, गलती हो गया। tan 60 का मान होता है √3 और tan 30 का 1/√3। भारी मिस्टेक हो गया। आप लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चलिए फिर से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। देखिए दोस्त, आंसर अगर नहीं मिलता तुरंत दिमाग में खटक जाता है कि ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, तो लंब 36 और आधार को हमने y मान लिया। तो tan 60 का मान कितना √3। तो ये क्या हुआ 36/√3, y क्या है y। तो ये क्या बनेगा y बराबर 36/√3। हर परिमेकरण इसका कीजिएगा तो कितना आएगा y बराबर यानी √3 से दोनों गुना कर दीजिएगा तो 12√3। ओके, आप लोगों को तो हर परिमेकरण करने के लिए आता ही होगा। √3 से ऊपर नीचे दोनों गुना कर दीजिएगा तो जो निकल कर आएगा वो 12√3। तो इसका मतलब y का मान 12√3 आया। अब आगे यहाँ पर पुट करते हैं। ये क्या है, लंब 36 है और आधार क्या बनेगा y प्लस x, यही ना। तो यहाँ से ये जो बनेगा समझिए tan 30 का मान 1/√3, ये 36 बटे y का मान 12√3 प्लस x, और x हमें फाइंड करना, यही दूरी तो हमसे पूछ रहा है, यही वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हमसे x ही तो पूछ रहा है। x जो निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये 36√3 13 को निगुना करने पर बराबर 12√3 प्लस x। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 36√3 में 12√3 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया 36√3 में 12√3 घटेगा तो कितना बचेगा 24√3।
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक से ही पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चला, तो 24√3। नेक्स्ट देखिए दोस्त, होता है थोड़ा बहुत दिमाग से निकल जाता है मान, लेकिन समय रहते याद आ जाता है। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? यहाँ पानी क्या, यहाँ कुछ भी लीजिए, एक मोल सबका बराबर ही होता है। 6.02 × 10⁻23 अणु होता है एक मोल में, है कि नहीं। नेक्स्ट बनाइए। इस क्वेश्चन को चैलेंजिंग क्वेश्चन कहेंगे, बना के देखिए। और इससे भी एक क्वेश्चन और चैलेंजिंग है इसमें। देखिए, PQR क्रमशः एक टैंक को ABC विलयन को जारी करने में जल प्रणालियां हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों जल प्रणालियां खुली होती है, तो 3 मिनट के बाद टैंक के विलयन C का अनुपात क्या होगा? यदि जल प्रणाली PQR खाली टैंकी को 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में भरता है। ओके, तो यहाँ से ये है 1 मिनट। हाँ, ये जब उन्हें एक साथ खोला जाता है तब, तो यहाँ पर एक P है, एक Q है और एक R है, कहने का मतलब। और ये जो P है वह 30 मिनट में टैंकी को पूरा भरता है, और ये Q जो है ये 20 मिनट में पूरा भरता है, और ये R जो है वह 10 मिनट में पूरा भरता है। P टैंकी A को भरता है और Q जो है ये B को भरता है, और ये R जो है ये C को भरता है। इन तीनों का हम LCM निकालेंगे, LCM मेथड से ही करेंगे। तो LCM कितना हो जाएगा इन तीनों का? 60। ये तरीका तो आप लोगों को आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अधिकतर वीडियो में यही तरीका बताया करने का। तो इस 60 को इस 30 से भाग दीजिए 2, इस 60 को इस 20 से भाग दीजिए 3, इस 60 को इस 10 से भाग दीजिए 6। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब जो पूछ रहा है कि 3 मिनट बाद टैंक में विलयन C का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो 3 मिनट तक तीनों चला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तीनों जल प्रणालियाँ खुली होती हैं। जब खाली होता है तो तीनों जल प्रणालियाँ खुली होती हैं, एक साथ खुला, तो इसका मतलब 3 मिनट तक P भी चला, Q भी चला और R भी चला, है कि नहीं। तो ये 3 मिनट तक चलेगा तो ये कितना यूनिट भरेगा? 6 यूनिट। ये 3 मिनट तक चलेगा तो ये कितना यूनिट भरेगा? ये 9 यूनिट। और ये 3 मिनट तक चलेगा तो ये कितना यूनिट भरेगा? 18 यूनिट। टोटल 60 यूनिट में से। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा है कि C का अनुपात क्या होगा? C कितना भर रहा है? 18। टोटल कितने में से? 3 मिनट में टोटल कितना भरा है तीनों मिलकर? तो 9 × 15 और 18 23, 33। कितना? 33। तो इसको हल कीजिए तो 6 से नहीं 3 से कटेगा, 3 से 6 बार में और ये 3 से 11 बार में। तो ये C का हिस्सा आएगा 6/11। ओके, इतना बड़ा क्वेश्चन इतनी सी छोटी जगह में हो सकता है। इस तरीके से अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही फंडा लगाए हैं, टोटल यानी कुल कार्य बराबर समय गुना क्षमता, यानी टाइम इनटू एफिशिएंसी, टोटल वर्क बराबर, यही कॉन्सेप्ट हमने लगाया। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को अगर सीखना है तो आप मेरा 1-2 वीडियो देखिए, आपको समझ में आने लगेगा पीछे का। नेक्स्ट, क्या मैं इसका आंसर शो नहीं कराया था? 1 मिनट, बिल्कुल शो करा दिया था। नेक्स्ट देखिए, इसको मिटा दें।
एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल्य पुनरावृत्त होते हैं तो के का मान संतुष्ट होता है। इसका मतलब विविक्टर डी बराबर जो बोल रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेना है, यानी डी का मान यहाँ पर 0 लेना है मूल्य पुनरावृत्ति होने के लिए। डी बराबर क्या लेना है 0। तो b का मान जैसे यहाँ पर देखिए x के आगे में जो भी अंक हो वह a होता है। जैसे यहाँ पर हम कहना चाहें एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0। इस x के आगे में कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब 1 है, तो a बराबर 1, b बराबर इस x के आगे में जो भी है वो b का मान है और ये जो है वह c का मान है। ओके, तो इतना बस यहाँ पर पुट कीजिए। b का मान k, इसका मतलब k स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान k। इसको और ज़्यादा हल कीजिएगा तो k स्क्वायर माइनस 4k है कि नहीं। तो यहाँ से इसको कॉमन लीजिएगा, k कॉमन आएगा तो k माइनस 4 ये आएगा है कि नहीं। तो ये एक k के बराबर हम यहाँ 0 ले सकते हैं और एक k माइनस 4 के बराबर 0 ले सकते हैं। तो यहाँ से k बराबर क्या आएगा 4 और एक k के बराबर 0 है कि नहीं। तो एक k के बराबर 4 और दूसरा k के बराबर 0, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी धातु लोह क्लोराइड से लोहे को विस्थापित कर देगा? लोहे को विस्थापित कर देगा तो इसका मतलब जो इसमें क्या है FeCl, ये ना, यानी फेरस से क्लोरीन को विस्थापित करेगा। कौन? इसका मतलब जो लोहा से अधिक अभिक्रियाशील होगा तभी तो वो लोहे को विस्थापित कर पाएगा। तो इसके लिए आपको अभिक्रियाशीलता श्रेणी देखनी होगी। हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाया था, पोसो कैमो एज लोसा हता 50। ये मेरा ट्रिक था। अभिक्रियाशीलता यानी घटते क्रम में पो से पोटेशियम, ये हमारा मंत्र है, इस तरीके से याद रखें। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा। ये मेरा ट्रिक था। इसके बाद यहीं तक का तो हमें जरूरी था कि लोहा को कौन विस्थापित करे, जो लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है। तो क्या लेड है? यहाँ पर लेड, ये सा जो है Sn होता है लोहा का, कहने का मतलब Pb, ये नहीं है, ये नीचे आता है कहीं ना कहीं, ये टीन है। हाँ, ये Sn का मतलब टीन होता है। यहाँ पर चांदी देखिए यहाँ सबसे नीचे, सोना से थोड़ा सा ऊपर, ये चांदी भी नहीं होगा, टिन भी नहीं होगा। तो एक लोहा से क्या, लोहा से ज़्यादा अभिक्रियाशीलता का किसका है? जस्ते का। इसका मतलब इसे जस्ता विस्थापित करेगा। तो ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी याद होनी चाहिए। ये मेरा एक ट्रिक था, पोसो कैमो एज लोसा हता 50। ये सिर्फ हमारे लिए था, आप लोग भी बना सकते हैं इस तरह का ट्रिक। और ये ट्रिक हमने 10th में ही बनाया था। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक बड़े त्रिभुज की 3 कोनों पर 3 त्रिभुज को इस प्रकार बनाया कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज का प्रत्येक पक्ष बड़े त्रिभुज के प्रत्येक संगत पक्ष के 1/3 के समान है। एक बड़ा त्रिभुज है, ठीक।
इसके प्रत्येक कोना पर एक छोटा छोटा त्रिभुज बना दिया है समान भुजा वाली, ठीक। और जिसकी भुजा जो बोल रहा है इस बड़े त्रिभुज का 1/3, इस बड़े त्रिभुज का कुछ भुजा हम मान लेते हैं कि इसकी बड़े त्रिभुज का भुजा जो है 3 सेंटीमीटर है। बात समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इस छोटे त्रिभुज का कितना भुजा बनेगा, इसका 1/3, 3 का 1/3 कितना होता है 1, यानी इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर वाला है। ये पूरा जो बड़ा वाला था वो 3 सेंटीमीटर वाला, और ये छोटा वाला जो बन रहा है 3 त्रिभुज वो 1 सेंटीमीटर वाला। तो इन आगे क्या बोले, इन तीनों छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल और शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी इस बड़े त्रिभुज में से ये शेष हिस्सा बचा, ये वाला हिस्सा, इसका अनुपात पूछ रहा है, ठीक। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा, √3/4 a²। हाँ, तो a का मान कितना लेना है, छोटका का 1, कितना लेना है 1। हम यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र ना लिखकर उस पर मान ही बैठा देते हैं। a² मतलब 1 का स्क्वायर है ना। तो ये a गो का हुआ, तो हमें चाहिए कितने का, 3 गो का, क्योंकि तीनों ने बोल रहा है कि 3 छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो अनुपात होगा शेष हिस्सा का इसका तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 a²। बड़ा त्रिभुज का जो भुजा है कितना है 3, तो 3 दिया यहाँ से 9। तो ये बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये 3 छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको घटा दीजिए तभी तो ये वाला हिस्सा आएगा, ठीक नहीं। तो ये कितना 3 × 3√3/4। तो इसको घटाइएगा तो ये शेष हिस्सा निकल कर आएगा, शेष क्षेत्रफल, शेष क्षेत्रफल। समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा, मैं कितना समझा पाऊँ। √3/4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या बचेगा, 9 में 3 जाएगा, 9 - 3, तो यहाँ से √3/4 × 6। तो ये इतना हिस्सा शेष बचा है कि नहीं। तो इसका अनुपात हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर रख दीजिए इतना हिस्सा को, इस हिस्से को √3/4 × 6। तो ये √3/4, ये √3/4 कट गया, बचा क्या 3:6। तो इसको और कटाइएगा तो 1 अनुपात, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे, कोशिश कीजिएगा समझने का। इसमें देखिए हमने क्या किया, इस पूरे त्रिभुज की जो बड़ा त्रिभुज है इसकी भुजा को हमने 3 मान लिया, और प्रश्न ने कहा था जो छोटे त्रिभुज कोनों पर बने हुए हैं उसका बड़े त्रिभुज का 1/3 है पक्ष में बनाया। देखिए 1/3 के समान है, संगत पक्ष के 1/3 के समान है, यानी ये जो 3 है भुजा इसका 1/3 के बराबर है। तो यानी 1/3 यानी 3 का 1/3 करने का मतलब 1 निकल कर आया, तो इस छोटे त्रिभुज का 1 भुजा निकला, और इसका इस तरह से वो 3 गो का क्षेत्रफल कितना निकल कर आएगा, ये आपका 3 गो का क्षेत्रफल है कि नहीं। एक क्षेत्र 1 गो का इतना, 3 गो का इतना, बस इस तरह से फिर इस तीनों गो का पूरे में से घटा दिए तो शेष निकल गया। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी शेष जो हिस्सा बच रहा है उसका अनुपात, बस और कुछ नहीं था इसमें। तो 1:2। नेक्स्ट दोस्त, हो सकता है कि हमारे वीडियो में थोड़ी आपकी वॉइस में प्रॉब्लम दे सकता है कि नहीं, क्योंकि हम उतने अच्छे माइक अभी इस्तेमाल करते नहीं, इसका मतलब हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए तो थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, तो अच्छा क्या हाँ अच्छा ला देंगे, वो आप पर डिपेंड करता है। चलिए इसको कीजिए। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में से एक छोटा साम्राज्य स्थापित किया। ये मगध में, कहाँ पर, मगध में एक छोटा साम्राज्य स्थापित किया था, किसने, गुप्त ने। डैश, चलिए इसको कीजिए।
ये सब क्वेश्चन तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। चल छवि पूछ रहा है, इसका मतलब दर्पण को आपको यहाँ लगाना है। यहाँ लगाने का मतलब कि फिगर जस्ट इसका उल्टा, ये वाला हिस्सा जस्ट इधर सटा हुआ दिखना चाहिए लेकिन उल्टा, तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ उल्टा है, इस साइड में है, जबकि ये शैडो वाला हिस्सा इस साइड में होना चाहिए। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें एक ही ऑप्शन में है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप लोग कर सकते हैं इसको। 91% लोग करेक्ट किया है, तो इसका मतलब आप भी कर सकते हैं। एक डैश एक बहुकोशिकीय जीव है, तो इसमें से साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय, पैरामीशियम एक कोशिकीय। इसमें जो एगारिकस है ये आपका बहुकोशिकीय है, चूँकि मूल रूप से कवक होता है कि नहीं, जिसे आप मशरूम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग का पहचान कीजिए। यूरेनियम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? खास करके परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में करते हैं। इसमें देखिए कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? हवाई जहाज के ईंधन में ये परमाणु रिएक्टर यानी यूरेनियम का तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें हमको कन्फ्यूजन है क्या चीज़ का इस्तेमाल करता है, उतनी आइडिया नहीं है, पता करनी पड़ेगी क्या है। घेंगा के उपचार में आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन, ठीक नहीं, या आयोडीन की कमी के वजह से घेंगा रोग होता है। तो नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, जहाज में कौन सा ईंधन इस्तेमाल करते हैं? पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं कि और कोई अलग से कोई इसका ईंधन आता है, पता नहीं। नेक्स्ट, ये आपका करंट अफेयर है, ये है आंसर, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, ये भी करंट ही है, जो कि इसका आंसर ये है, कोई मायने नहीं है इस क्वेश्चन का। चलिए हाँ, इस क्वेश्चन का मायने है, ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, अनिश्चयक फलन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? देखिए ये इसका होता है जो बिना निषेचन के फल का विकास, बिना निषेचन का फल का विकास, जिसे पार्थेनोक्रॉफी भी कहते हैं, पार्थेनोक्रॉफी भी कहते हैं, बिना निषेचन के फल का विकास। नेक्स्ट, कक्षा में छात्र की कुल संख्या कितनी है? यह प्रश्न पूछा है कि कक्षा में कुल छात्रों की कितनी संख्या है। तो मिस्टर एक्स की रैंक कक्षा में शीर्ष से यानी ऊपर से 15वां और मिस्टर एक्स की रैंक नीचे से 26वां। तो इन दोनों तो कहता है कि कितनी होगी, तो आराम से बता सकते हैं जब दोनों तरफ से हमें पता चल गया, है कि नहीं? 26 + 15 - 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जब तक दोनों नहीं रहेगा तब तक हम कुल के बारे में नहीं बता सकते हैं, तो इसके लिए दोनों एक साथ पर्याप्त होनी चाहिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है। बैट सहित टेलीविज़न का कीमत इतना है, तो यदि बैट की दर 12% है तो टेलीविज़न का मूल्य कीमत कितना है? यानी वैल्यू एडेड टैक्स की दर जो है वो 12% है। मान लीजिए कि इसका मूल्य कीमत 100% था, मूल्य कीमत 100%, लेकिन टैक्स 12% लगा दिया, तो टैक्स सहित कीमत क्या हो जाएगा? टैक्स सहित कीमत यानी टैक्स लगाकर कीमत क्या हो जाएगा? 12% एक्स्ट्रा टैक्स, तो 112%, है कि नहीं? और इसी 112% का मान
14,000 दिया है। ओके, बात समझ रहे हो? इसका इतना दिया है, तो यहाँ से 1% का मान कितना हो जाएगा? 14,000 अपॉन 112। तो 100% का, अगर इसको 100 से गुना कर दें तो 100% हो जाएगा। एक को 100 से गुना करेंगे तो इसको भी इधर भी 100 से आप गुना कर दीजिए। 14,000 अपॉन 112 गुना 100। बस इसको कटाइए पिटाइए, देखिए क्या आंसर आता है। 7 से दोनों कटेंगे, क्योंकि यहाँ पर 14 है तो इसका मतलब इसमें 7 है, तो ये भी 7 से कटेगा। 7 से ये कितने टाइम में जाएगा? 7 का 7 7 42, और ये 7 से 2 पर 3 0। ओके, इतना। ये 4 से 4 बार में, ये 4 से 25 बार में, और ये 4 से 500 बार में। 500 गुना 25 कीजिएगा तो 12,500। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हरा पट्टी होने का मतलब कि हमने जो बताया वो बिल्कुल सही आंसर आया है। ये बात को आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट, लोक जनशक्ति पार्टी किस केंद्रीय मंत्री का संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से? ये रामविलास पासवान हाल ही में कुछ दिनों में मरा है, 2023 के आसपास में, मेरे उम्मीद से, पता नहीं उतनी, हमें लग रहा है कि यही या 22 या 23 में डेथ किया है। नेक्स्ट, सबसे छोटी संख्या जिसे 1875 को पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए विभाजित किया जा सकता है, यानी इसको पूर्ण वर्ग बनाना हो तो किससे विभाज्य करें? तो इसका निकालने का देखिए कि तरीका है, यानी भाग देना है 1875। तो आप ढूंढ सकते हैं, या तो इसका तोड़ दीजिए इसको। 5 से 5 दिया 15, बच गया 3, 5 सते 35, बचे 25। 5 से 5 सते 35, बचे 25। 5 से 15 बार, 5 से 3 बार, तो यही 3 तो एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर ये 3 नहीं रहता तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 को 5 आ गया है, जोड़ा संख्या में है कि नहीं? तो ये 5 5 का 1 पूर्ण वर्ग बना, ये 5 5 का 1 बन गया, ये जोड़ा बन गया। ये यही 3 तो फालतू आ रहा है, तो यही 3 हमारा आंसर है। अगर ये 3 एक और आ जाता कहीं ना कहीं तो वो आंसर आपका हो जाता, वो पूर्ण वर्ग बना देता है कि नहीं? हालांकि इसको 3 से आप भाग दे के देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या नजर आएगा, जैसे हम दे देते हैं 1875 को इस 3 से भाग दीजिए। 3 6 के 18 कट गया, बचा 7, 3 दूनी 6, बचा 1, 5 उतारिए, 3 बचे 15। क्या ये 625 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? 25 का पूर्ण वर्ग है कि नहीं? तो आपका आंसर होगा कि हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट, थोड़ा स्लो इसलिए बोलता हूँ दोस्त कि यहाँ पर जो है हम छत पर वीडियो बना रहे हैं, और छत पर अभी गर्मी का समय है, बहुत लोग सोए हुए हैं, मम्मी पापा वगैरह, भाई बहन, यानी अंकल का लड़का सब भी सोया हुआ है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं स्लो बोलता हूँ ताकि और किसी को डिस्टर्ब ना हो। और इस स्थिति में सोचिएगा, हमने इतना मेहनत करते हुए अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। तो थोड़ा दोस्त सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगता है सपोर्ट करने कीजिएगा तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं? तो ये करंट अफेयर है, इसका कोई लेना देना है नहीं, इसका हमें भी आंसर पता नहीं, क्योंकि हम जो करंट अफेयर पुराना रहता है उसे एक आध बार पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। ये अमित मित्रा है, देखिए 4% लोग मारा है, इसका मतलब जो भी अभी सेट वगैरह मारते हैं ये सब क्वेश्चन को छोड़ता है, क्योंकि उसे पता है कौन क्वेश्चन को अभी करना है। फास्फोरस के परमाणु में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? 15। अगर इसका हम
संयोजकता निकालें 2 8 5, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन कितनी है 5 है कि नहीं। 5। नेक्स्ट, एक पिता अपने पुत्र को सलाह देता है कि चेन्नई और मंगलोर के बीच सबसे छोटा मार्ग बेंगलुरु होकर गुजरता है। ठीक है, तर्क, तो धारणा है कि पुत्र मंगलोर जाना चाहता है। हाँ, ये बात हो सकती है सही, तभी तो पिता बता रहे हैं कि तुमको अगर जाना है मंगलोर तो आप बेंगलुरु से होकर जाइए, छोटा मार्ग मिलेगा। पिता सभी को सलाह देता है। क्यों भाई, सभी को सलाह कौन देगा? ये क्या कोई सेवक है जनता का? नहीं, जो जनता का सेवक है वो तो कर ही नहीं रहा है। वो तो अब की बार फल्ला सरकार, अब की बार निकलना पार 2000 पार, ये सब कर रहे हैं, है कि नहीं। तो पिता कहाँ से करने लगे? तो ये बात गलत है। तो ये धारणा आपका सही है। तो ओनली फॉर वन इज फॉलो। नेक्स्ट, और कहने का मतलब कि उसमें ऐसा कोई बात भी नहीं कहा गया था कि जिससे कि वह दूसरों को सलाह देता है। मिस्टर एक्स मिस वाई के दादा या नाना का इकलौता पुत्र है, और मिस्टर एक्स जो है मिस वाई के दादा या नाना, तो मिस वाई का दादा, तो इसका पिता का पिता, ये बनेगा दादा का इकलौता पुत्र का पुत्र है, इकलौता पुत्र का पुत्र है। वाह, यही तो सटीक बैठ गया। यानी यहाँ पर एक्स है, यानी मिस्टर एक्स जो है मिस वाई के दादा ये हुआ, उसका दादा का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है एक्स। एक ही लाइन में यहाँ पे आंसर आ गया, क्या बात है। यदि मिस्टर एक्स का कोई भाई या बहन नहीं है, यानी इस मिस्टर एक्स का कोई भाई या बहन नहीं है, तो यहाँ पर सही में नहीं है, नहीं लेते हैं भाई बहन। तो उसके पिता मिस वाई के दादा या नाना है, मिस वाई के दादा या नाना है, तब मिस्टर एक्स मिस वाई का कौन है? ये जो एक्स है ये प्लस यानी पुरुष है, तो इसका कौन हुआ? पिता। कौन हुआ? पिता। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्त, हो सकता है कि हमारे वीडियो लंबी होने की वजह से आप लोग को थोड़ा बोरिंग फील हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बोर ना होने दें। जैसे शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति का इकाई आप सभी लोग पढ़े होंगे कि वाट होती है। ये सब क्वेश्चन अगर अभी नहीं है तो आप फिर तो वीक है। दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो आपका ये यमुना नदी के किनारे स्थित है कि नहीं। नेक्स्ट, ये दर्पण छवि से रिलेटेड क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग, नहीं। तो मेरे उम्मीद से यहाँ पर देखिए 1 नंबर तो आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वाला कुछ इस तरह से जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये वाला कुछ इस तरह से जाएगा, है कि नहीं, जो कि ये बिल्कुल उल्टा है। ये खड़ा कर दिया ये गोलका को, गोलका सूतल है, इसको खड़ा कर दिया, नहीं हो सकता ये नंबर। जैसे यहाँ पर बी ही होगा, मिला लीजिए। नहीं, बी भी नहीं हुआ। अच्छा, ये भी खड़ा है, यहाँ पर सूतल वाला है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सब इजी क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा सोचने के लिए सोच लीजिएगा तो सही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, सही हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित NARI पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये मेनका गांधी, ये पुराना ही है, जरूरी नहीं है कि ये सब क्वेश्चन को करें। चलिए नेक्स्ट, इससे पहले वाले जो पार्ट 1 इसका जो 32 क्वेश्चंस किए थे उसमें मैथ सबका अच्छा सा क्वेश्चन था, जाकर देखिएगा उसको।
बहुत कुछ अच्छा क्वेश्चन मिलेगा उसमें। दिए गए व्यवहारिक के अनुसार नॉन एथलेटिक और अनुशासित लड़कों की कुल संख्या कितनी है? तो नॉन एथलेटिक, एथलेटिक यानी इसके वृत्त के अंदर नहीं आना चाहिए, वृत्त के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक, एथलेटिक रहता तभी तो वो वृत्त के अंदर आता, तो यहाँ पर नॉन एथलेटिक हो गया। और अनुशासित लड़कों की कुल संख्या यानी बॉय होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। इसका मतलब इसमें होना चाहिए और इसमें होना चाहिए। तो एक ही ऐसा नंबर है जो कि इस आयत में भी है और इस चतुर्भुज में भी है कि नहीं? तो एक क्या होगा इसका राइट आंसर? एक। देखते हैं किधर है ऑप्शन में, यहाँ एक। नेक्स्ट, किस मलयालम अभिनेता को तेलुगु फिल्म जनाथा गैराज के लिए विशेष जूरी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है? ये भी पुराना करंट अफेयर है, कोई मतलब नहीं है इस सबका। ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन। रेलवे का ये फेमस क्वेश्चन बन गया है दर्पण चैप्टर से। यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो चाहे अवतल दर्पण रहे, चाहे उत्तल दर्पण रहे, चाहे लेंस रहे, फलना ढकलना कुछ भी रहो, अनंत पर रहेगा तो वह फोकस पर बनेगा। ये बात आप लोग खोज लीजिएगा कि वह फोकस पर बनेगा। अगर फोकस पर रहेगा तो इसका उल्टा अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। अगर वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब, अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनेगा। ये बात आप लोग ध्यान से खोज लीजिए। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र पर नहीं, वक्रता केंद्र पर नहीं है कि एक ही में ऑप्शन है, यानी एक ही ऑप्शन में फोकस पर वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा बनेगा। अवतल दर्पण है ना, तो फोकस पर बनेगा। जैसे ये अवतल दर्पण हम अगर बनाए तो अनंत पर वस्तु रखे हैं तो ये कहीं ना कहीं फोकस से होकर टकराए कर जाएगी, तो इसका कहीं ना कहीं हमें दो रे गुजारनी होगी। तो दो रे गुजारे तो ये फोकस पर ही आकर मिलेगा, तो ये फोकस पर बनेगा। अनंत पर वस्तु को रखिएगा तो फोकस पर बनेगा। और देखिए वस्तु कितना बड़ा है, इतना बड़ा यहाँ तक का, और बना कितना सा का, चुन्नू सा का। वस्तु इतनी बड़ी है लेकिन बना कितना, तनी सा का, तो ये अत्यधिक छोटा बनेगा और उल्टा। नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, बनाइए थोड़ा रोक कर। और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, चलिए रोक कर अब बनाइए। उम्मीद करते हैं कि आपने रोक कर बनाया होगा, तो चलिए करते हैं। इसमें आपको लगाना कुछ नहीं है, दूरी बराबर फार्मूला लगाना है, चाल गुने समय, चाल गुने समय ये लगाना है। यदि एक व्यक्ति ट्रेन को पकड़ने में 1 घंटे चूक जाता है, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से करता है, तो इस स्थिति में दूरी क्या होगी? तो इस स्थिति में मान लेते हैं समय जो लगता होगा, इसकी वास्तविक समय मान लेते हैं, क्योंकि हमें वास्तविक समय, ठीक समय पर स्टेशन पहुंचे, वास्तविक समय पूछा है। अच्छा ठीक है, पहले देख लेते हैं। वास्तविक समय को हम लोग टी मान लेते हैं, क्या मान लिए? टी। ठीक, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो इन समय और चाल से हम दूरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 घंटे चूक जाता है मतलब लेट है, इसको टी समय लगना चाहिए। 4 के रफ्तार से जा रहा है तो दूरी पार करने के लिए टी समय लगना चाहिए, लेकिन टी समय ना लगकर 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, या 1 घंटा और ये पहले पहुंच जाता तो आसानी से टी समय पर पहुंच जाता है। इसका मतलब इसमें 1 घंटा ऐड करना, 1 घंटा ऐड करने का मतलब 60 मिनट। हमने 60 मिनट इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर 24 मिनट दिया। तो ये क्या है? दूरी है। ये क्या है? दूरी। फिर दूसरा दूरी को भी बराबर कर देते हैं, क्योंकि दूसरी कंडीशन में भी दूरी ही जाएगा।
अगर वो अपनी गति बढ़ाकर 5 किलोमीटर कर दी जाए, अब 5 की रफ्तार से जा रहा है तो समय 24 मिनट से चूक जाता है। टी समय लगना चाहिए था लेकिन वह 24 मिनट लेट हो जाता है, यानी 24 मिनट और लेना चाहिए इसको, है कि नहीं। तो ये दोनों दूरी इक्वल, तो यहाँ से समय मेरा निकल जाएगा, कहने का मतलब यहाँ से समय निकल जाएगा, यानी ये कह सकते हैं कि 4t प्लस 260 चौके 240, 5t प्लस 24 पंचे 120। तो यहाँ से इसको लाइएगा तो 5t में 4t घटेगा तो 1t बचेगा, 240 में 120 घटेगा तो 120, यानी वास्तविक समय जो है इसको t 120 सेकेंड लग रहा है, 120 सेकेंड, ठीक है। तो अब हम वास्तविक दूरी भी तो निकाल सकते हैं ना, वास्तविक दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। ये क्या, वाओ, ये तो कमाल हो गया, धोती फट के रुमाल हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं वास्तविक दूरी क्या है, चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है, कोई सा भी ले लेती है, या ये वाला ले लीजिए या ये वाला। तो हम इसी को ले लेते हैं 4, टी के जगह पर 120 पुट करना है और प्लस 60, यहाँ से हम ले रहे हैं, यहाँ ये दूरी को ले रहे हैं, इधर भी रखिएगा तो उतने आएगा। तो ये कुल दूरी हो गया इतना, मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ये आपका दूरी हो गया। तो यहाँ पर चाल पूछ रहा है कि अगर वह उसे किस गति से यात्रा करना चाहिए ताकि वह टी समय में पहुंच जाए, यानी सही समय पर पहुंच जाए। ओके, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। आप निकाल लेते हैं। तो टोटल दूरी ये हो गया, टोटल दूरी ये हो गया 4 इंटू 180, ये कुल दूरी हुआ। हालांकि यहाँ पे सेकेंड में होता, क्या होता, सेकेंड में। तो किस चाल से चलनी चाहिए, यानी समय कितना, ये 120 सेकेंड लेगा, ये ना, तभी तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी समय, ये वास्तविक समय 120 जो निकला है, इसी समय से चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 खत्म, 6 से 3 टाइम, 6 से 2 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 तिया 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 75 क्वेश्चंस हम दो पार्ट में करा दिए। ये आपका 21 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 है। 21 अगस्त, ध्यान से सुनिएगा, 21 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 है। शिफ्ट 1 का ये पार्ट 2 वीडियो था, जिसमें कि टोटल इन दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर टोटल करंट अफेयर को अगर छोड़ दें तो लगभग 70 क्वेश्चन हमने करा दिया दोनों वीडियो से। तो आप ज़रूर दोनों वीडियो देखें, फुल देखें। हालांकि अभी तक में हमने मेरे 19 से 20 सेट टोटल करा दिए हैं और लगभग हम एलपी का जो है प्रीवियस ईयर पेपर 10 सेट कराएंगे और उसके बाद जो है प्रैक्टिस पेपर कराएंगे। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर, हो सके तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, और अपना एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा जिससे थोड़ा सा अच्छा फील हो
और लगे कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्त मेहनत करने वाले को हर एक कोई सपोर्ट करता है। तो हमें उम्मीद है आपसे कि आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। बाकी बात क्या बोले, आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।